प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का ये नारा दिया, तब वो इस बात को भली भांति जानते थे कि आज के परिप्रेक्ष्य में बिना विज्ञान और अनुसंधान के जय जवान जय किसान के नारे को सच्ची श्रद्धांजलि देना संभव नहीं है। ये नारा माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और उनकी रचनात्मकता का परिचय देता है। आज हम सब यहाँ इसी इनोवेटिव भारत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम की जो मेन थीम है, जो इनोवेटिव इंडिया 2023, उससे रिलेटेड हमने किस तरह का एक शोध कार्य किया, उसके उपरांत उसके ऊपर लगातार हम काम करते रहे और नतीजन हमारे सामने जो चीज़ आई और जिसको हमने समझा, उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म हमने बनाई। और अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो जब मैं भी उस चीज़ को करने चला और मैंने देखा, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस भारत का वासी हूँ जहाँ देश जो है अपनी आधुनिक प्रगति पर इतना आगे बढ़ चुका है। आज हम कहीं विश्व में जगह बनाने जा रहे हैं। 150 करोड़ आबादी के साथ दुनिया की 700 करोड़ आबादी है। और मैं आपके सामने मैं अपने मित्र से कहूँगा कि उसको प्रस्तुत करें। आज का नया भारत जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। पिछले 9 सालों में सरकार ने देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में पेश करने के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर लंबी छलांग लगाकर 81 से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 के मुकाबले आज स्टार्टअप्स की संख्या 300 गुना बढ़कर 97,000 हो गई है। 115 यूनिकॉर्न के साथ आज भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। अटल इनोवेशन मिशन में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और इंस्पायर स्कॉलरशिप के जरिए स्कूली बच्चों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया गया। हमारा प्रयास है कि 6ठी क्लास से ही विद्यार्थी अटल टिंकरिंग लैब में जाएं और फिर कॉलेज से निकलते ही उसको इंक्यूबेशन का, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार मिले। आज भारत सरकार के 11 मंत्रालयों और विभाग मिलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। यहाँ आप मिलेंगे मशहूर टेक्नोप्रेन्योर्स और उनके हैरत अंगेज नवाचारों से, साक्षी बनेंगे देश की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों के और करीब से समझेंगे भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को। भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्यमियों को उनके विचारों को बाजार के लिए तैयार उत्पादों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार ये माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आजादी के अमृत काल में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब नए नए कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आने वाले अगले 25 सालों में देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के तौर पर स्थापित करना है। सही नीतियों और कार्यक्रमों के साथ भारत विश्व में अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बनने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को एक बार फिर इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दो मिनट में आप पूरे इनोवेशन को समझना और जानना इतना आसान नहीं है। हमारे बीच जो है एक और शख्सियत, एक और व्यक्तित्व, उनका आगमन हुआ है, उनका भी हम सत्कार करें। अगर सही अर्थों में आपको कहूँ तो इस देश में अभी जो आप हाल में नई शिक्षा नीति की आप जो चर्चा या नई शिक्षा की नीति के तहत जो हमारे स्कूल और कॉलेजों में जो पढ़ाई शुरू हुई है, जो निश्चित रूप से हमें कहीं हमारी कार्यकुशलता या हम सिर्फ एक डिग्री धारक के तौर पे हमारी जो प्रतिभा है, हमारी जो कार्यकुशलता है, वो सिर्फ डिग्री से नहीं, हमारी कहीं योग्यता जो है वो सब सिर्फ डिग्री में निहित ना रह जाए और हम उस परंपरा को, उस चीज़ को कहीं ग्रहण करें शिक्षा के माध्यम से। ऐसी शिक्षा नीति के बनाने वाले, ऐसी शिक्षा नीति के प्रणेता श्रीमान प्रोफेसर श्रीधर श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कुछ विलंब से इस कार्यक्रम में प्रवेश हुआ। मंचासीन अति विशिष्ट जन आप सभी को प्रणाम और सभागार में बैठे हुए सभी हमारे अति विशिष्ट व्यक्तिगण जो आज इस अन्वेषित भारत के इस कार्यक्रम में इस विचार के आदान प्रदान में आए हैं और मीडिया से जुड़े हुए हमारे साथी अन्य भाई बहन। जैसा कि अभी महोदय अन्वेषित भारत के संदर्भ में जो कुछ शिक्षा के बारे में मेरे नाम को लेते हुए कहा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एक संस्थान है जो भारत के इस विद्यालयी शिक्षा के लिए कार्य कर रही है और इस संस्थान का कार्य पूरे देश में सभी सबदूर स्कूलों, शिक्षकों, छात्रों तक पहुंचता है। इस प्रयास में हम रहते हैं। बहुत ही संक्षेप में साथियों, जो हमारा देश है ये विविधताओं से परिपूर्ण देश है। आप सभी समझ रहे हैं। हम शायद सामाजिक आयाम पे देखें, अगर उसको हम एक लिंग्विस्टिक डायमेंशन से देखें और उसको हम एक्सेस ऑफ फैसिलिटी के डायमेंशन से भी देखें तो बहुत ही विविधताओं का देश है। साथ ही साथ आज की जब यूएन का रिपोर्ट आ गया है कि हम सबसे बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और हम संख्या में भी सबसे बड़े हो गए हैं, ऐसे में सन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक जो दस्तावेज है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अंतर्गत उनके सपनों से सरोकार रखते हुए यह मात्र एक डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ये बल्कि इस पूरे देश के जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे बहुत बड़े ह्यूज जो स्कूल एजुकेशन का जो एक क्षेत्र है जिसमें करीब
26 करोड़ छात्र, 15 लाख स्कूल और करीब 1 करोड़ शिक्षक, इनके एस्पिरेशंस के लिए जो वैश्विक परिदेश में आज कैसी शिक्षा होनी चाहिए और कैसे हर एक व्यक्ति के अंदर जो निहित उनका एक पोटेंशियल है जिसे हम कहते हैं, उसको किस तरह से उपयोग में लाया जाए, इसका एक डॉक्यूमेंट है। ऐसे में जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है उसके लिए हम लोगों ने कार्य किया है। पिछले 3 वर्ष अभी होने को आ रहे हैं, 29 जुलाई को हो जाएंगे। वो आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उसको ज़रूर हम थोड़े इस दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे कि एक छात्र, उसके अंदर जो निहित जो क्षमता है उसको अगर हमें निखारना है और निखारने के पहले उसको अगर समझना है और उसको एक सेंस ऑफ अप्रूवल के साथ देखना है, एक उसकी एक सहमति और उसके एक आदर भाव से उसकी क्षमता को देखना है, तो हमें भी अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। आज जबकि हम अब तक जो शिक्षा है, जो हमको पता नहीं, हमें अपने जो मूल और हमारे इस देश की जो ऐसे हमारे गुण हैं जिनको सब दूर पूरे विश्व में लोग सराहते हैं, उसको मानते हैं, हम पता नहीं क्यों उसको मानने में थोड़ा शर्माते हैं, सकुचाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जो बिंदु रखना चाहूँगा कि हमें जब अवसर मिला अपने दायित्वों के निर्वहन में, तो हमने उस बात को लाया और आगे भी हम करिकुलम फ्रेमवर्क में ला रहे हैं। पंचकोशीय जो एक विचार है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो 5 C's का कॉन्सेप्ट है, उसको हमने लाया है और इसको हम बहुत ही पुरजोर तरीके से, थोड़ा हमारे जो संस्थागत जो व्यवस्था है उसमें भी इसको बात को समझने में बहुत समय लगा। बहुत लोग इसको नहीं पहले मानने को तैयार थे, लेकिन जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय की जो विचार है, इसको हम लोगों ने डाला और उसको सबको मनाया। एक उदाहरण के रूप में मैं कहूँगा कि आज यह देश जबकि विश्व में हम सभी को एक लीडरशिप देने की बात करते हैं और ये हमारे अंदर है भी, ये क्षमता है, तो ऐसे में हम वो एग्जाम्पल आसपास देख ही रहे हैं कि एक बच्चा IIT पढ़ रहा है, IIM पढ़ रहा है, उसके बाद वो विश्व में जाके जो नामी गिरामी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहा है और वहाँ पे जाके वो नाम अर्न कर रहा है। उसके बाद वो आके किसी स्तर पे उसे समझ आ रहा है, तो आके देश में वो उन सब को छोड़ के कुछ ऐसे कार्यों में लगा है जहाँ पे उसे सेवा, सत्कार और सत्संग का बोध हुआ और उसके बाद उसमें लीन हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस देश की जो वैचारिक व्यवस्था है, पंच महाभूतों और हम 5, उसमें क्षितिजल पावक गगन समीरा, और उसके बाद जो हम जीव और परमात्मा के संबंध के बीच में जो हम विचार के साथ चलते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। और इसको हम लोगों ने एक छोटा प्रयास किया है कि कैसे हम शुरू से ही जो फाउंडेशनल स्टेज की लर्निंग है, वहाँ से फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और मिडिल और सेकेंडरी स्टेज का जो लर्निंग है उसमें इसको किस तरह से समावेश कर सकें। और इसको मैं आप सभी के सामने ये एक निवेदन भी रख रहा हूँ कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत सरकार की तरफ से जो दस्तावेज आए हैं, कभी किसी मौके पे आपको जब भी लगे उसको देखें, उस पर चर्चा करें और संस्थान को कुछ अपने विचार भी देने हो तो दें। और इसमें बहुत ही एक देश की संभावना इससे जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर श्रीधर श्रीवास्तव जी।
बहुत कम समय में आपने सारी बातों को रख दिया और मुझे लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इस देश की दशा और दिशा दोनों को बदलेगी और ये आप लोग का लगातार जो है एक कठिन तपस्या। महेश सर, मुझे नहीं लगता कि हम आपकी इस एनर्जी, इस तरीके का आपका जो आयोजन करने की जो क्षमता है और जिस तरह की आपकी जो देशभक्ति है, हम कहीं भी कुछ भी 1% भी वहाँ तक आ सकते हैं। Everybody present on the dais, everybody present here, it is an excellent evening and I think that we should utilize each and every second and we should be sinking in that. And the memory of this event will definitely be continuing in our minds and echoing in our minds for times and generations to come. Thank you, Mahesh Bhaiya, for making me and for everybody in the dais for inviting me here. मैं ज्योति प्रकाश गाडिया, हम लोग एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड और हम लोग सारी एमएसएमई कंपनीज़ के लिए फंड रेजिंग का काम करते हैं। उनको हम लोग पैसे दिलाते हैं, उनके लिए इक्विटी अरेंज करते हैं और इस काम के दौरान कम से कम हर साल कम से कम मेरे को लगता है कि हम 8 से 10 हज़ार कंपनी से मिलते हैं, बैंक से मिलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से मिलते हैं। आज महेश भैया वगैरह सबको यहाँ पे सबको एमएसएमई की बात करते हैं, एमएसएमई की मिनिस्ट्री की बात करते हैं। ऐसा है क्या एमएसएमई में, ऐसा क्या हो गया अचानक से कि सब हम एमएसएमई की बातें करने लग गए? मैं खाली 2-3 तथ्यों को सामने रखता हूँ, उससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसी एमएसएमई ने एक काम कर दिया है। भगवान की कृपा से हमने काफ़ी एमबीए पढ़ा था, तो एमबीए के अंदर में ना बहुत सारी थ्योरियाँ पढ़ाई गई थी। पहली थ्योरी पढ़ाई गई थी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि सर आप जो जो बड़े होते जाते हैं उसी तरीके से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होते जाता है और बड़ी कंपनीज इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी होती जाती थी। तो हमें यह बताया गया था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है और बड़ी कंपनियाँ बड़ी होती जाती हैं। लेकिन आज के दिन में जो कस्टमाइजेशन का जो युग आया है, आप अपने फ़ोन खोल के देख लीजिए, आप अपने कुछ भी ऐप खोल के देख लीजिए, आप कुछ भी काम करके देख लीजिए, एवरीबडी वांट्स कि मेरे हिसाब से कोई चीज़ बनी हो। आज जब आपके हिसाब से कोई चीज़ बनी होगी, जिसको हम कस्टमाइजेशन का युग बोलते हैं, उस कस्टमाइजेशन के युग के अंदर में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो फंडा जो हमने जो एमबीए में पढ़ा था वो अब लागू नहीं होता है। सेकेंडली, हमने एक ये चीज़ बात करी थी, हमने जब एमबीए के अंदर पढ़ा था कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन जब चलती है तो एक ट्रायंगल के रूप में आती है, जहाँ पे एक आदमी 6 आदमी को मैनेज कर सकता है। तो दिस इज़ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ट्रायंगल हैपन्स। ये भी थ्योरी जो है आज के दिन में टेक्नोलॉजी जो एक समिट इंडिया का जो माध्यम है, क्यों इस थ्योरी को उसने एकदम जर्जर करके रख दिया है? बिकॉज कि सर अब व्हाट्सअप का ज़माना है। उस कंपनी में आज यदि 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, सब उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसके अंदर हैं। उस कंपनी का मालिक भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में है। अब कंपनी का जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय भी यदि कोई समस्या उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है, वो 2-3 घंटे के अंदर उसका मालिक ही जवाब दे देता है। तो सर उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर में सिर्फ 2 ही तरीके के लोग रह गए हैं, एक जो काम करने वाले लोग और एक जो डिसीजन देने वाले लोग, बस। तो इसीलिए अब वापस से आज हमारे पास में जो हम जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमने जो ट्रायंगल बनाया था, हमने सारी चीज़ जो बड़ी कंपनी की हायर की थी, वो सारी चीज़ें बिगड़ गई। तो इसके चक्कर में जो एमएसएमई के लिए जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल जिसको हम बोला करते थे, जो बीच के अंदर में जो जाके जो समस्या की जो बात हो गई थी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गए, लोगों ने एमबीए के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा दिया। सर आप लोगों ने सारी एनसीईआरटी के अंदर में हम लोगों ने सारी ये सभी पढ़ाई करी, लेकिन जब वास्तविकता में आए और हमें आके देखा कि सर ये तो कोई भी एमबीए के प्रिंसिपल्स यहाँ लागू ही नहीं होते। और एक और समस्या क्या है कि अभी जब कभी भी बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, वो आज के दिन में, पहले जब हम लोग कभी बात करते थे कि सर हमको 12 साल का लोन चाहिए, 15 साल का लोन चाहिए, 8 साल का लोन चाहिए। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है आपके हाथ के अंदर, आप हर 2 साल में मॉडल बदल जाता है, हर साल के अंदर प्रोसेस बदल जाता है। तो इसके लिए कि आज कोई भी बड़ी कंपनियां, कोई भी यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके लिए हमको लंबा टेन्योर ऑफ दी, हमको फैक्ट्री को रिकवर करने के लिए, हमको इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए हमको जो समय चाहिए होता है, वो सब कुछ भी नहीं आ पाता है।
ये देखिए जो इंटरनेट से कनेक्टेड कंपनीज है। मैं खाली आपको बता रहा हूं कि सर कि हमारे मेन बोर्ड में जो आईपीओ से जो रिटर्न आया, मेरा एक तात्पर्य था कि सर मैं आपको 3 स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं। लास्ट 3 साल के अंदर में गोल्ड के अंदर किसी के अंदर यदि रिटर्न आया है तो सर वो लगभग आज हमारे पास में यदि 60,000 का भी रुपये यदि पकड़ ले तो लगभग आपके दिन में 3 साल का CAGR ग्रोथ या लास्ट 10 साल का CAGR ग्रोथ पकड़ेंगे तो 8 से 10% है। मेन बोर्ड के आईपीओ के अंदर में 20 से 22% और एसएमई आईपीओ के अंदर में आज के दिन में 67% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है सर। तो आज जो एसएमई के अंदर में हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप कोई आदमी इन्वेस्टर होगा, कोई आदमी काम कर रहा होगा, तो इतने सारे लोग यदि एमएसएमई के पीछे लगे हैं, इतने सारी बातचीत लगी है, हमारी सारी एमबीए की फिलोसॉफी हिली हुई है, इतना सारा जो डिजिटाइजेशन हो रखा है, तो हमें लगता है कि सर कि हम एकदम राइट समय पे, राइट जगह पे, राइट टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं। खाली बस थोड़ी सी एक एमएसएमई के साथ में जो 2 समस्या जो लगती है यदि हम उसको खाली ठीक कर लें, जैसे जंगल में आग लगी है और एक पक्षी का घोंसला एक पेड़ पे हो और वो पक्षी ये बोले कि मेरे घोंसले को कुछ नहीं होगा, उस तरह की कुछ समस्या हमारे एमएसएमई के पास में आती है कि उसको ये लगता है कि टेक्नोलॉजी जो चेंज इतनी ज़्यादा हो रही है उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाली बस हमें ये जानना है कि जो भी दुनिया जो चेंज हो रही है हमको उसके हिसाब से चेंज होना होगा, और जो भी उसके हिसाब से हमको लिटिल बिट ऑफ एडॉप्टेबिलिटी जो हमको अपने अंदर में लेके आनी है, उसको हमको कांस्टेंट मॉनिटर करके हमको कांस्टेंट चेंज होते रहना है। मैं आपको कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के उदाहरण थे कि सर फिजिकल वर्ल्ड में 40 साल लगे थे 23 लाख टैक्सियाँ आने में। सर ये 3 साल के अंदर ओला उबर ने जो काम किया है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर में, एक दिन के अंदर में जितनी किताबें बिकती है उतनी ई वर्ल्ड के अंदर में 1 मिनट में उतनी किताबें बिकती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके साथ बहुत अच्छे आपने अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि आपके विचार का लाभ जो है हम सभी उठा पाएँ और आगे इसको बढ़ा पाएँ और फ्रेश करेगा। हमारे बीच एक और शख्सियत आए तो सोचा कि करना क्या है। उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले ये काम करना है कि लोगों की फ्री सेवा करनी है। फिर उन्होंने अपना बैंक अकाउंट देखा, फिर अपनी पत्नी को पूछा कि भाई आप नौकरी करो और मैं समाज सेवा में लगता हूँ। ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व इन्होंने इस देश की जो आप तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन है, उसकी दशा और दिशा संपूर्ण रूप से 360 डिग्री पर अगर किसी ने चेंज कर दिया है तो उस व्यक्ति का नाम है बुद्धा चंद्रशेखर। COO हैं AICTE के, जो आज हमारा पार्टनर भी है। और बुद्धा जी की खासियत आज एक ऐसी पहचान कर दी इस देश में, इन्होंने एक नीट करके प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जिसमें लाखों लाख स्किलिंग रिलेटेड, पता नहीं प्रोफेशनल स्टडी, पता नहीं क्या क्या है उसके ऊपर। कोई भी जाए और उसे पढ़े, समझे, पास करे और रोजगार का अवसर जो है वहाँ भरपूर है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी खुले मन से, मन की बात से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पे, तमाम फोरम पे इसकी चर्चा की और ये प्रधानमंत्री की सबसे पसंदीदा विषय था जिसको बुद्धा जी ने कहीं कारगर कर दिखाया है। आज हमारे बीच में है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप भी मंच पर आएँ और 2 शब्द से। थोड़ा बुरा हो गया, मैं तो जवान हूँ इसलिए मैं बात आ गया ऊपर। आई थैंक एवरीवन बिकॉज व्हाट अ वंडरफुल डे। क्योंकि क्या होता है कि अभी तक हमारा देश में सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम एवरीवन इज कमिंग टुगेदर एज टीम इंडिया, इसलिए देश बड़ा था। देखिए अब ये नौजवान भी आगे आ रहा है क्योंकि मोदी जी को पता है ना
आगे इसको लेके आ रहे हैं, तो और टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन फील्ड इज कंप्लीटली गेटिंग रिगार्ड टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप जब कोरोना आया था आपके बच्चे घर पे बैठ के पूरा पढ़ाई किया ना, तो हमने पूरा व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा उसको थोड़ा सा फाइटिंग किया ताकि एक साइड पे बच्चे को क्या क्या नॉलेज चाहिए वो पूरा डिपॉजिट मिले, दूसरा साइड पे सीखने जिंदगी जब आप देखेंगे कुछ चीज़ आपको ये याद रह जाएगा, जब बोलेंगे कोई तो याद रह जाएगा, तुम भूल जाएंगे, देख लेंगे एक बार। इसलिए मूवीज बहुत ज़्यादा चलता है पूरा विश्व में, क्योंकि व्हाट्स यू सी इट विल इवन इम्प्रेस। अब हमने क्या किया, स्लोली इसको AR VR अब दूसरा नया टेक्नोलॉजी लेके आप उनको बता के बाद में मैं कम टू द पॉइंट। सो रिसेंटली स्टार्टेड क्रिएटिंग समथिंग कॉल्ड डिजिटल ट्विनिंग। इसका मतलब ये है सर, समझो जर्मनी में एक एरोप्लेन बना है, तो वो फिजिकली बना रहा है जर्मनी में, उसका एक डिजिटल कॉपी मिल जाएगा हमारा बच्चे को कॉलेज में। दे विल ट्वीक इट, वो ट्वीक्ड मॉडल कौन सा है, दे कैन सबमिट इट बैक टू द यूनिवर्सिटी और टू दैट पर्टिकुलर कंपनी इन जर्मनी। तो हमने एक रिसेंट प्रयोग किया इसके ऊपर 800 बच्चे के ऊपर, तो दे रीवाइल्ड द एंटायर इंजन, सो दे डिड बेटर देन द साइंटिस्ट हु सिटिंग इन जर्मनी। ये है हमारा बच्चे का ताकत। अब बोलो बोलने लगा, कैन वी टेक दोस स्टूडेंट्स एज इंटर्न्स, इज इट राइट? तो ऐसा साथ होके इतना बड़ा हो गया। हमारा सोच ये कि सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री का सोच है, उसमें पहला सोच ये भी रहना चाहिए कि हमारा देश में 10% अनएम्प्लॉयमेंट कम कैसा है। सो टेक्नोलॉजी इज द ओनली सॉल्यूशन व्हिच कैन डू इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थैंक एवरीवन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा गुरु की एज है तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि I have so deep respect to sir, I don't want to interrupt his time. But एक चीज़ I just want to share very important information. In last 8 years हमारे देश में कितना इन्वेस्टमेंट आया पता है आपको? Anyone? तो हमारा देश में $375 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पूरा देश में आया। ये ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट है। जब कोरोना हुआ था वो टाइम पे चाइना से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा देश में आया है। चाइना ने रिसेंटली 1000 प्रोडक्शन बेस्ड बड़े बड़े कंपनी शट कर दिए। दे आर ओपनिंग दो शॉप्स इन आवर कंट्री, वो भी एक जगह पे नहीं, पूरा देश पर ऊपर से नीचे सबको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला। बट हमारा बच्चा रेडी है क्या उसके लिए? नो दैट इंडिया एज अ IT कैपिटल, क्योंकि हम लोग माहिर IT में, तो IT में वी हैव मिलियंस ऑफ पीपल वर्किंग अक्रॉस। बट अब इन्वेस्टमेंट्स पता है सिर्फ IT में नहीं आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज MSMEs को जो एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि एक कार बनाने के लिए 2500 कंपोनेंट्स चाहिए, बनाएंगे कौन? क्योंकि कार ऐसे ही नहीं बनेगा ना। सो उसके लिए रिलेटेड वेंडर्स चाहिए। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर माइक्रो एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री अक्रॉस। अभी रिसेंटली देखेंगे आप फॉक्सकॉन स्टार्टेड, तो पहली बार कभी सुना कि आपने चिप बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, वो भी नैनो चिप बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हमारा देश में होगा। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट था, जब मैं स्टूडेंट था वो टाइम पे बहुत कोशिश किया कि कोई जगह पे इंटर्नशिप करे, साहब कोई जगह पे नहीं मिला साहब, क्योंकि उतना छोटा चिप बनाने के लिए हमारा देश में कंपनी ही नहीं है। सो वी मस्ट अप्रिशिएट एंड कंग्रेचुलेट एंड थैंक टू आवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर who have got not only got the investments, 20,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो भी हाई लेवल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारा बच्चे को मिलेंगे। ऐसा इतना अपॉर्चुनिटीज़ पूरा देश भर आप काउंट करेंगे, ये पूरा इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसलेट करके 10 करोड़ अपॉर्चुनिटीज़, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारा नेक्स्ट जनरेशन को मिलने वाला है। जब मैं बोलता हूँ नेक्स्ट जनरेशन, इसका मतलब इन नेक्स्ट 1 or 2 years वी नीड टू मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट्स आर रेडी। तो इसके लिए हम लोग बहुत स्किलिंग प्रोग्राम्स, इसको कैसा करना है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, देन स्लोली प्रधानमंत्री जी ने उसको नेशनल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी करके उसको नाम दिया था। देन स्लोली वी अडॉप्टेड अ थिंग कॉल्ड मेक इन इंडिया। आई मीन ये इतना अच्छा फल दे रहा। मैं आपको बताऊंगा, जब मैं एक बार सर लंदन में था सर, आपको पता है वो मेरा तो छोटा सा कंपनी मीटिंग पे गया तो भूख लग रहा था, तब बाहर आके मैंने एक छोटा सा डब्बा खरीदा था कुछ खाने के लिए, कैश्यू नट का। वो कैश्यू नट के डब्बा के ऊपर लिखा मेकिंग चाइना। बट जब मैं खाया था उसको मुझे समझ में आ गया ये तो मेरा गांव का कैश्यू नट है। सो देन आई डिड अ रिवर्स इंजीनियरिंग
क्या करते, दे विल बाई दिस कैजू फ्रॉम आवर कंट्री, दे विल टेक इट टू चाइना, पॉलिश इट, दे विल पैक इट एंड सेल इट एज मेक इन चाइना। आपको नहीं लगता वो हम खुद नहीं कर सकते? ये सोच प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का। हम कितना टॉयज जब देखते वो पूरा टॉय स्लोली ट्रांसफर हो गया चाइना वाला टॉय से बाहर हमारा देश का टॉयज। आप अब सोचिए यही टॉयज पूरा विश्व में हम लोग भेजें, तो इसी का पूरा लोकल का वोकल कर रहा है। आई मीन व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्स्ट्रॉर्डनरी प्राइम मिनिस्टर मिला हमको। मुझे नहीं लगता कि अभी आगे भी वो ऐसा कोई आदमी मिलेंगे हमें हमारा देश के लिए। इसलिए वी आल्सो वर्किंग वेरी फास्ट एंड एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस नीड्स। क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम क्या हो रहा है आजकल 21st सेंचुरी में, हर 3 महीने बिजनेस उसका प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो एवरी 3 months द साइकिल ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विल चेंज। अब इसको एकोमोडेट कैसा करेंगे? क्योंकि आपका एक ईयर में, साल में एक बार का आपका करिकुलम चेंज कर सकते हो, तो 3 महीने में कैसा कर लेंगे? तो अब इसलिए हमने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक्स्ट्रॉर्डनरी फिक्स फैसिलिटेशन, I mean, if you ask me, the best policy, the best thing what the government of India did in last 6 years is the national education policy, which not only gives you the degree, वो आपको डिग्री नहीं दे के बाहर नहीं भेज देता, वो आपको ज्ञान देता है। ये है इसमें सीक्रेट सॉस। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। जब बच्चा कॉलेज से बाहर आता तब तक 4 इंटर्नशिप्स करके बाहर आता। इसका मतलब एक स्टूडेंट प्रोफेशनल बन के बाहर आता डिग्री पकड़ के। तो सोचिए वो खुद एक कंपनी शुरू कर लेगा, नहीं तो किसी के नीचे काम कर लेगा, नहीं तो रिसर्च में चले जाएगा, नहीं तो इनोवेशन में चलेगा। ये पूरा एक चक्कर है ना, इतना अच्छा से कंपाइल करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाल। एट द सेम टाइम वी आर यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी बट नॉट लिविंग द कल्चर ऑफ द इंडिया। तो हमने ये टेक्नोलॉजी यूज़ तो किया एक साइड पे, बट दूसरा साइड पे हम फिर भी इंडियंस है। तो जब हम लोग स्टार्ट किए तो पूरा हमारा परंपरा उसको कैसा आगे लेके जाए, वो पुराना वाला टेक्निक्स कौन सा है उसको कैसा प्रिजर्व करें, उसको आगे कैसे लेके जाए। आपको पता है आयुर्वेदिक में ऐसा चीज़ है, थोड़ा सा कम नॉलेज है मेरा, बट आयुर्वेदिक में ऐसा चीज़ है कि ये कैंसर को भी क्यूर कर सकता है। बट आप जब नॉर्मली हॉस्पिटल में जाएंगे, आप उसका इन्वेस्टमेंट सोचेंगे, इसका आप हमारा तुलना करके हमारा पुराना वाला कोई मेडिसिन ले लेंगे आप आयुर्वेदिक का, उसमें इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आपका बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट भी नहीं होगा, आपका कैंसर भी क्योर। इतना बहुत बढ़िया ऋषि लोग जन्म हुए स्थल है ये भूमि। तो इसको भी प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लकीली वी हैव दैट एंगल ऑल्सो। वन साइड वी आर स्किलिंग द स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम वी आर गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिजर्विंग द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि ये देवभूमि है, ये देवभूमि में ये पूरा प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, आगे जनरेशन को देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। As I thank everyone for giving this opportunity as a wonderful program। मुझे जब मैं अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से भाग के आ रहा था क्योंकि मैं लेट हो गया था, बट आई वॉज थिंकिंग व्हाट इज़ दैट वी विल टॉक, बिकॉज व्हाट इज़ इनोवेशन। आई वॉज थिंकिंग रिसेंटली आपने व्हाट्सएप में देखा रहेगा, एक बुल्लक कार्ट 2 बुल्स के बीच में एक टायर लगाया एक बच्चा ने कोई, दैट इज़ इनोवेशन। इनोवेशन का आपका एजुकेशन से कुछ संबंध नहीं है। तो education is completely different than an innovation. Anyone can innovate. It means that anyone can become an innovator, anyone can transform that innovation into a business, profitable business. So I think I thank everyone, and I'm here if you have any questions or concerns, I'm happy to answer. And one last thing that let us all work together. I think this is one missing piece. आप जब देखेंगे recently एक election हार गया, तो पीपल आर आस्किंग क्यों हार गए। मैंने कहा सिर्फ बहुत सिंपल है बॉस, आप ऐसा काम करेंगे, ऐसा किसी को मारेंगे, बहुत एनर्जी बहुत कम हो जाता आपका। जब आप किसी को ऐसा मारेंगे ना, यूनिटी, वर्किंग टुगेदर इज मिसिंग। आप सबको मेरे नमस्कार। ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द डायस एंड डियर फ्रेंड्स, एज आवर होस्ट हैज सेड that it is a very honored post to be the Honorary Consul General of a country in India. And my colleagues who are sitting here have held the flag of India and their respective countries. So I think they all deserve, in fact, a big hand
It is not very easy, बहुत मुश्किल है जब आप दोनों देशों के लिए काम करते हैं, लेकिन इसको हम लोग ने आसान कर दिया क्योंकि हमारा जान पहचान भारत से है और जब भारत से पहले ही बंधा हुआ है दिल और हृदय और दिमाग से, तो जो दूसरे मुल्क हैं वो हमको देख करके समझ जाते हैं कि ये लोग हमारे देश को भी एक अंतर्राष्ट्रीय जगह बनाएंगे। और जब हम एक अंतर्राष्ट्रीय जगह बनाते हैं तो द ऑनरेरी काउंसिल जनरल पोस्ट which is under the Vienna Convention, a very special post when a country does not open an embassy, जब embassy नहीं खोलते हैं और अपने citizen को यहाँ नहीं ambassador बनाते हैं, बल्कि एक भारतीय को चुनते हैं, तो उस पर हमारे भारत का गर्व होता है कि दूसरा देश हमारे भारतीय लोगों को कितना पहचान देता है। आपके चरित्र, आपका कैरेक्टर इज अबव द बोर्ड। हमारे राष्ट्रपति इसको सहमति देती हैं और दूसरे देश के राष्ट्रपति और उनका कैबिनेट भी सहमति देता है। तो इट इज अ वेरी ऑनर्ड पोस्ट एंड देयरफॉर इट इज एन ऑनररी काउंसिल जनरल। और हम लोग निस्वार्थ इस काम को करते हैं, हमारे कोई सैलरी नहीं मिलता, लेकिन जो वेल्थ है, ह्यूमन वेल्थ, हम इसको हमारा पहचान बनाते हैं। और मैं पंजाब बोल रहा हूं, मुझे जो पंजाब के थोड़े हालात चल रहे हैं ना इस टाइम, जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं सर, जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं ना, तो पंजाब में कोई मर्डर हो गया, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। इतना दिल, सर आप पंजाब के हैं ना, इतना दिल दुखी होता है देख के। तो एक दिन ना, मैं सच्ची बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता कभी, मेरा थोड़ा लगी हुई थी, पैग लगा हुआ था, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया ज़्यादा। तो फिर मैंने गाना बनाया, ऐसे बैठे बैठे गुनगुना रहा था, गुनगुना के मैंने महेश भैया को फोन किया। मैं हाँ पंजाब बोलदा, मैं हाँ पंजाब, तेरा ही तेरा तोलदा, मैं हाँ पंजाब, गद्दार ने मैनू खा गए रब्बा, ना मैं हाँ झूठ बोलदा, मैं हाँ पंजाब, मैं हाँ पंजाब बोलदा, मैं हाँ पंजाब। अच्छा, पहले हमारे जो मतलब माँ बोलते हैं, सबको कितना मान था जब पुराना पंजाब था सर अपना। आजकल तो माँ अरदास करती है कि घर पे बच्चा सही सलामत आ जाए। हर माँ को हर मतलब बच्चे का होता ही है। वैसे पंजाब में तो आजकल बुरा हाल है, आज जब से गवर्नमेंट चेंज हुई तो और भी बुरा हाल हो गया। 1 साल के अंदर अंदर बेड़ा ही गर्क कर दिया हमने। चलो वो मैं चीज़ों में नहीं पढ़ता, मैं कलाकार बंदा हूँ, बट 1 साल से बहुत आगे की है ना। मैं हाँ पंजाब बोलदा, मैं हाँ पंजाब, तेरा ही तेरा तोलदा, मैं हाँ पंजाब। मैं हक ਲਈ लड़िया, सच ਲਈ खड़िया, खून भी डोलिया है, ओही जोदा खोलिया जेड़ा मेरे लिए बोलिया है। आ मन्निया मैं जज्बातियां पर दिल दा माड़ा नी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसे तो साड़ा नी। बुच्चड़ ने मार के मैनू मेरा आ खून खोलदा, मैं हाँ पंजाब, मैं हाँ पंजाब बोलदा, मैं हाँ पंजाब। हाय मानसी मेरिया मामा नू अज मेरे ना तो डरदियां ने, घर नू पुत सलामत आजे अरदासां करदियां ने। हाय देख के मेरी रूह जी कंबे,
दिल ते मैं ला गया जेड़ा मेरा दर्द सी लोको एक बाबा गा गया पाना तेरा मिठा दाता तेनू मैं हाथ जोड़दा मैं हाँ पंजाब मैं हाँ पंजाब बोलदा मैं हाँ पंजाब। मैं एक बेनती करूंगा आपको, अच्छा कुंवर विक्रम सिंह जी को, पद्मश्री महाराज सिरोही को, जस्टिस लोकपाल सिंह जी को, आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप एक एक करके हमारे मेहमानों का स्वागत और सत्कार। कितना अच्छा लगता है जब एक भारतीय किसी देश का जो है राजदूत हो, कंसुलेट जनरल हो, और वो उस देश के लिए हमारे यहाँ काम करता हो। सोचिए कितनी बड़ी हमारी। आप सबका हृदय से वंदन है, अभिनंदन है, आभारी हैं कि आपकी उपस्थिति से ये गौरवमयी पल हमें कहीं प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के ऐसे बेला पे जैसे व्यक्तित्व मैं हाँ पंजाब बोलदा मैं हाँ पंजाब तेरा ही तेरा तोलदा मैं हाँ पंजाब। आगरा में बहुत बड़े विश्वव्यापी संगठन ने पद्मश्री सिर्फ इसलिए लिया
कि इन्होंने आपको सम्मानित कर हम भी सम्मानित हो रहे हैं। उपेंद्र भाई, आप सचमुच में इस चौथे स्तंभ की वो शख्सियत हैं जिसके ऊपर प्रेस पे लगातार ये कार्यक्रम लाइव होता रहा और इसको हम लोगों ने चलाया। गौरव कपाड़िया जी और अरुण साहा जी, करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें साहब। ये कोई आसान लोग नहीं है, ये वो हमारी जन चेतना है जिनसे एक इंस्पिरेशन मिलता है कि इंडस्ट्री चलाओ अपने लिए पहले नहीं दूसरे के लिए, कि देश भर में एक हॉस्टल जो है वो आप किसी छात्र और किसी और लोगों के लिए मोहताज ना बने। कोई अपने छात्र जीवन में हॉस्टल के बिना ऐसे नौजवानों को हम कहीं उत्साहित करके ही देश का भला कर सकते हैं। हमारे देश में CP+ का नाम किसने नहीं सुना। एक अन्वेषित भारत की बात करते हैं, उसमें CP+ जो है माने रखता है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तालियों से इनका उत्साहवर्धन हो। हम जो है कंप्लीट कर लेता हूँ। ऐसे शख्सियत को, ऐसे व्यक्तित्व को जो है नमन है। प्रभाकर का आपका इस जुनून को, इस जज्बे को प्रणाम और सलाम करते हैं। आप सच में अद्भुत काम कर रहे हैं। हर महीने लोगों को खाना देना, कंबल बांटना, कपड़े देना, ये इसका एक जुनून। मैं जितना भी प्रशंसा करूँ वो कम है। वर्तमान में पहले आप डायरेक्टर हुआ करते थे NCERT में, वर्तमान में आप नई शिक्षा नीति को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। अभी भी आप ज्वाइन हो रहे हैं। कोरोना टाइम में भी आपने लगातार फैक्ट्री चलाई, लोगों को इनके पिताजी कुंदन लामा जी भी हैं। उन्हें भी ऐसा काम करके सच में आप इनोवेटिव इंडिया का जो मिशन है उसको कहीं आप 4 चांद लगा रहे हैं। श्री प्रद्युमन राणा जी, आइए इनकी सारी जियो रूट जो 5 स्टार होटलों में रोजगार दिलाने का काम करता है, जो बच्चों को ट्रेन करता है बिना उनको फीस दिए हुए, और उनको कहीं एयर होस्टेस तो कहीं हो। उनके हैरानी होगी कि देश में सैकड़ों ऑफिस चला रहे हैं लोग और हजारों हजार जॉब का निर्माण करके ये देश में प्रगति की एक नई लकीर देख रहे हैं। धन्य है जो इनसे कभी फोन पे देखिए, ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ नहीं, लेकिन जब इनके बिजनेस और इनके व्यापार, उनके साम्राज्य की बात हम करते हैं तो ऐसे लगता है कि कहाँ बेटा इनका अमित आर्या और ये दोनों मिलकर धमाल मचाए हुए हैं। गोवा में 1/3 प्रॉपर्टी के अगर कोई निर्माता है जिसके देख में, जिसकी आर्किटेक्चर में काम किया जा रहा है, तो वो इनकी कंपनी है। जितने भी लग्जरियस विला है, सच में आपके जिस तरह से संजीवनी का काम जो है जीवन देना है और जीवन दायिनी का काम आप जो है ये आयुर्वेद के जरिए कर रहे हैं। मैं दिल्ली पुलिस के बैंक से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सम्मान के, मुझे याद है कि कस्तूरी रंजन जी से मैं पीछे मिला तो वो भी इसी तरह से कुछ मिले जैसे आप पिताजी मिल रहे हैं। तो बुधा जी का जो एक स्वभाव है, जो उनका एक योग्यता है, उनकी जो एक समझ है, वो मैं जानता हूँ कि वो कितने, उनका अभिनंदन करिए। ये मौका है कि ऐसे व्यक्तित्व का जो है हम कहीं न कहीं अपने तालियों के माध्यम से उनकी हौसला अफजाई करें। श्रीमान संजीव कुमार साहब जो है वो शख्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये किसी हीरो से कम नहीं है। आप दुबई में रहते हैं, आप गारमेंट के बिजनेस में हैं, लेकिन वर्ल्ड में एक भारतीय जो है जितने भी गारमेंट मैन्युफैक्चरर है उन सबको अगर रॉ मटेरियल दे रहा हो या तकनीकी ऐसी है जिसकी सेवा जो है हर एक शख्स को दुनिया में कभी न कभी पड़ी जाती है। और आप वो शख्स हैं जो लगातार अपने कार्य से बुलंदियों की तरफ जा रहे हैं। आपका बहुत बधाई। अब मैं श्री राजेश मित्तल साहब से आगे कर रहा हूँ, लेकर हमें अनुग्रह करें। ये वो समय है राजेश मित्तल साहब, जैसे आप जैसे लोगों को सम्मानित करके जो है कहीं ताकत देती है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच कमल सिंह जी हैं और यहाँ पर इनोवेशन इंडिया के लिए सर जी को अवार्ड दिया गया। तो सर जी कैसा लगता है जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं और एक सम्मानित किया जाता है? जब कोई व्यक्ति समाज में काम करता है और उसको सम्मानित किया जाता है तो उसका हौसला बढ़ता है। इसी तरह से आज यहाँ बहुत से लोगों को सम्मानित किया गया जो अपने क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे थे, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, तो आज सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ा। उसमें मैं भी समय दिए। मैंने खेतीबाड़ी में काम किया है किसानों की आमदनी बढ़ाने का, तो इसी के लिए मुझे पद्मश्री अवार्ड 2019 में मिला और आज इस संस्था ने मुझे सम्मानित किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जन्म से कृषक हूँ। जब जन्म लिया तो एक किसान परिवार में लिया और 15 वर्ष की आयु से मैं खेती कर रहा हूँ। तो खेती में किसान की आमदनी कैसे बढ़े इस तरफ काम करने का प्रयास किया और इस तरह से चलते चलते 10,000 किसानों को मेरी योजना जो मैंने खेती की और प्रोसेसिंग की उससे फ़ायदा हुआ, उनकी आमदनी बढ़ी। इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया। बहुत अच्छी बात है। मोदी जी जब से आए हैं तब से प्रतिभाएं पहचानी जा रही हैं, आपके काम को पहचाना जा रहा है। जो छुपी हमारी प्रतिभा थी उसको मोदी जी ने निकाल के बाहर किया, सम्मानित किया। कैसा लगता है? कुछ ऐसा दौर तो आया है कि पद्मश्री के लिए एक छोटे से मतलब ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को का चयन किया जा रहा है। उसमें मैं भी एक हूँ और मैंने अपने साथ देखा जो मेरे साथ पद्मश्री लेने वाली महिलाएं और कुछ लोग आए थे जो ऐसे थे जिनके पैरों में चप्पल तक भी नहीं थी और जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक विशेष कार्य किया, तो ऐसे लोगों को इस सरकार ने पहचाना और सम्मानित किया। इस सम्मान का मैं इस सरकार का मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।